काबुल के हमले, यूएस की लड़ाई, तालिबान की सरकार या अफ़गान क्रिकेट टीम, शायद यही चीज़ें आपके भी दिमाग में आती होंगी जब भी आप अफ़गानिस्तान का नाम सुनते होंगे। पर यह अफ़गानिस्तान बना कैसे और इसकी ये हालत कैसे हुई, इन्हीं कहानियों को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ अफ़गानिस्तान पार्ट 1। शुरुआत से ही अफ़गानिस्तान सभ्यता से अभिभूत रहा है। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई हिस्सों के अवशेष अफ़गानिस्तान के उत्तरी प्रांत शोरतुगाई में पाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और कुछ दावों के अनुसार मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी पुरानी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के हिस्सों का बोध हमें भारतीय प्राचीन इतिहास और कई ग्रंथों में मिलता है, जिनमें गांधार राज्य का नाम आता है, जिनका नाम अब कांधार हो चुका है। गांधार राज्य बौद्ध जनपदों में से एक राज्य था, जिसमें और भी कई इलाके शामिल थे। इसी गांधार ने कौटिल्य और पाणिनि जैसे ज्ञाताओं को जन्म दिया। महाभारत में भी हमें गांधार का वर्णन देखने को मिलता है, जहाँ से मामाश्री शकुनी आए थे। एक और प्राचीन राज्य कंबोज भी अफगानिस्तान का एक अहम हिस्सा था, जिसका वर्णन पाणिनि के काव्यों में किया गया है और जहाँ अशोक ने कई बुद्ध के मंदिर और मूर्तियाँ बनवाई। इसके बाद कुछ दिन तक शासन आर्केमेनिड एम्पायर का रहा, जिसके शासक ईरानी लोग हुआ करते थे। अपनी दुनिया जीतने की कवायद में आ पहुंचा सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने बहुत सारी लड़ाइयां अफगानिस्तान में भी लड़ी। शायद इन्हीं लड़ाइयों की थकान से उसकी सेना भारत में आगे बढ़ने से डर गई होगी। माना जाता है कि सिकंदर ने खुद कहा था, इस अफगानिस्तान की धरती पर आना तो आसान है, पर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल। इसके बाद आए हमारे अपने चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी वीरता के किस्से भारतीय के साथ साथ ग्रीस के इतिहास में भी शुमार हैं। सेल्यूकस निकेटर के परिवार के साथ वैवाहिक संधि करके इनके पास अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से का कार्यभार आ गया, जिसे इन्होंने बड़े अच्छे से संभाला और कई हिंदू तथा बुद्ध मंदिर बनवाए। उनके पोते अशोक ने इस काम को आगे बढ़ाते हुए और नाम कमाया। कुछ अन्य राज्यों के आने के बाद, जैसे कि इंडो ग्रीक्स, शाक, उसके बाद आए कनिष्क, जिन्होंने बुद्धिज्म का परचम हर जगह लहराया और अपने राज्य को अफगानिस्तान से बनारस तक फैलाया। इसके बाद कुछ और राज्य आए और गए। फिर आए काबुल शाही, जिसे हिंदू शाही कहते हैं, जिसके राजा जयपाल ने गजनवी पर 3 बार हमला किया और हार गए, जिसके कारण उन्हें कश्मीर में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद यह राज्य गजनवियों के हाथ में चला गया, जिसके बाद से हवा बदली और धर्म बदले, इस्लामिक राज्यों की शुरुआत हुई। सफारिदों और गजनवियों ने बड़ा राज्य खड़ा किया, जिसे फिर मंगोलों ने ऐसा तबाह किया कि उसमें से कई राज्य वर्षों तक बंजर रह गए। कहा जाता है कि चंगेज़ खान के पोते को किसी गांव वाले सिपाही का तीर लग गया था। बदले की आग में चंगेज़ खान ने पूरे गांव का हश्र कुछ ऐसा किया कि इब्ने बतूता के शब्दों में देखा जाए तो अगले 100 साल तक उस गांव में कोई नहीं पनपा। फिर आया तैमूर, जिसने फिर से एक बड़ा राज्य खड़ा किया और हेरात के शहर को सजा दिया। करीब 100 साल बाद जब बाबर वहां आया तो उसने पाया कि पूरी दुनिया में ऐसा शहर उसने कहीं नहीं देखा था। खैर, उसके बाद बाबर ने काबुल पर राज किया और काबुल छोड़ लोदी को हरा मुगल सल्तनत की नींव रखी। फिर आया होतक वंश का राज। होतक वंश के दौरान उन लोगों ने इतना क्रूर शासन करने की कोशिश की कि प्रजा बगावत पे आ उतरी। अफगानिस्तान में उथल पुथल कोई नई बात नहीं है, हमेशा से रही है। उसके बाद आया दुर्रानी वंश, जिसके अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों के बुलावे पर मराठाओं को हराया था और जो खुद मराठाओं से काफ़ी प्रभावित भी हुआ था। अब समय था 18वीं और 19वीं शताब्दी का, जब अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला पूरी दुनिया में था। आपको याद होगा, मैंने सिकंदर के शब्दों में कहा था कि अफगानिस्तान में कदम रखना तो आसान है, लेकिन निकलना उतना ही मुश्किल। हुआ यूँ कि अंग्रेज़ों ने यह सोचा कि पूरी दुनिया तो हमारी है, तो अफगानिस्तान भी हमारा हुआ, तो चलो करते हैं हमला। लेकिन इस चक्कर में उन्हें ऐसी करारी शिकस्त मिली कि उसके लिए उन्हें दूसरी आर्मी तैयार करनी पड़ी। पहले एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश आर्मी बहुत बुरी तरह हारी थी। अब हुई दूसरी लड़ाई, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, जिसके बाद रशिया और ब्रिटेन में समझौता हुआ कि अफगानिस्तान की बाउंड्री यानी सीमा क्या रहेगी। उस वक्त अफगानिस्तान के शासक अब्दुल रहमान थे। राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का साया था और काबुल की विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में थी। ये सब होते हुए भी अब्दुल रहमान ने अफगानिस्तान में ऐसा राज्य स्थापित किया था जो कई सदियों बाद देखा गया था। उनके बेटे हबीबुल्लाह खान ने भी सब्र से काम लिया और विश्व युद्ध के दौरान न्यूट्रल रहे। बाद में उनकी मौत एक हत्या में हो गई, जिसके बाद उनके भी बेटे अमानुल्लाह खान ने सत्ता हाथ लगते ही 1919 में अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। विश्व युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण संसाधन बर्बाद हो जाने के बाद थकी हुई ब्रिटिश आर्मी ने अपना बचा खुचा कंट्रोल अफगानिस्तान से हटा लिया और 19 अगस्त को ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई,
जिसके तहत अफगानिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अमानुल्लाह खान एक दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने यूरोप और टर्की घूमकर बहुत सारे नोट्स बनाए थे और अफगानिस्तान को एक मॉडर्न और सेक्युलर राज बनाने की कोशिश की थी। बुर्के की प्रथा को हटाया, महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी दिलवाई, बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल खुलवाए, जिसके कारण हताश होकर शिनवारी कबीले के लोग विद्रोह पे उतर आए क्योंकि इतनी मॉडर्न चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उनके साथ साथ और भी कई कबीले के लोग उपद्रव पे उतर आए, जिसके कारण अमानुल्लाह को अपनी सत्ता त्यागनी पड़ी। मोहम्मद नादिर शाह, अमानुल्लाह खान के चचेरे भाई, ने वापस सत्ता हासिल की और तुरंत बदलाव ना लाकर धीरे धीरे बदलाव की नींव रखी। एक प्रोटेस्ट में उनकी हत्या किसी छात्र ने कर दी, जिसके बाद उनके 19 साल के बेटे जाहिर शाह ने कमान संभाली। अब शुरू होता है अफगानिस्तान की कहानी का तीसरा अध्याय, जहां आपको मिलेगी आज के उथल पुथल की नींव।